Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss about vitreous hemorrhage. What is vitreous hemorrhage? It is the accumulation of blood in the vitreous cavity. ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है ऑफ सडन ऑनसेट पेनलेस विजुअल लॉस, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल कंडीशन. ठीक है, अब जो विट्रस हेमरेज है वो दो तरह का होता है. ठीक है, एक हमारे पास प्री रेटिनल सब हाइलॉइड हेमरेज होता है विच इज़ बेसिकली बोट शेप्ड, और एक इंट्रा जेल यानी कि विद इन द जेल हेमरेज होता है. ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है वो डिपेंड करता है कि कितना हेमरेज हुआ है. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमरेज हुआ है तो उसमें पेशेंट कंप्लेन करेगा अबाउट फ्लोटर्स और सम फ्लैशेस ऑफ लाइट. ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज हुआ है तो वो कहेगा कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि पेनलेस विजुअल लॉस की कंप्लेन करेगा. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम लोग इसको रीड भी कर लेते हैं कि प्री रेटिनल या सब हाइलॉइड हेमरेज क्या होता है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि द हेमरेज अकर्स बिटवीन द रेटिना, ठीक है, एंड द विट्रस. ठीक है, ये रेटिना और विट्रस के बीच में, ठीक है, जो हेमरेज होता है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है ना, ठीक है, वो उसको हम प्री रेटिनल कहते हैं, यानी कि रेटिना से बिल्कुल पहले. ठीक है, एंड द ब्लड रिमेन्स फ्लूइड रेड इन कलर एंड इट मूव्स विद ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी के साथ मूव करता है. इट फॉर्म्स अ बोट शेप फिगर इन द मैक्युलर एरिया ड्यू टू अ पेक्युलर रिंग शेप्ड अटैचमेंट ऑफ द विट्रस अराउंड द मैक्युला. ठीक है, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये हमारे पास मैक्युला है जिसके अंदर सेंटर में उसने वो फोविया दिखाया हुआ है, और ये बेसिकली दिस इज़ द रिंग शेप अटैचमेंट, ठीक है, ऑफ द विट्रस, ठीक है, अराउंड द मैक्युला. ठीक है, और जब यहाँ पर जो है विट्रस हेमरेज होगा, ठीक है, तो ग्रेविटी के साथ ब्लड जो है वो नीचे कलेक्ट होगा एंड इट विल फॉर्म अ बोट शेप फिगर इन द मैक्युलर एरिया. ठीक है, और वो ब्लड फ्लूइड रहेगा, मतलब वो क्लॉट नहीं करेगा. ठीक है, एंड इट विल बी समवेयर बिटवीन द रेटिना एंड बिटवीन द विट्रस. ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं इंट्राविट्रुअल हेमरेज या इंट्राजेल हेमरेज. ठीक है, जो कि दैट मे गेट एब्जॉर्ब्ड और डीजेनरेट टू फॉर्म अ वाइट फाइब्रस मास टिश्यू. ठीक है, अब इसकी टियोलॉजी क्या है, क्या हो सकती है. ठीक है, सो इसकी टियोलॉजी को हम लोग 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, इस बुक में डिफरेंटली लिखा हुआ है, मैं आपको डिफरेंटली बताऊंगी. ठीक है, पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपके पास जो नॉर्मल वेजल्स हैं, ठीक है, वो रप्चर कर जाएँ. अब नॉर्मल वेजल्स क्यों रप्चर कर सकती हैं? ठीक है, वो ये हो सकता है कि रेटिनल टीयर हुआ जिसकी वजह से विट्रस के ऊपर एक ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हुई. ठीक है, और उसकी वजह से वेजल्स का हेमरेज हो गया. ठीक है, समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि जो है आपका रेटिनल टीयर हुआ जिसकी वजह से, ठीक है, विट्रस ने की ट्रैक्शन हुई, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हुई और ब्लड वेजल्स रप्चर हुई. ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आई को ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, जो कि ब्लंट भी हो सकता है और परफोरेटिंग भी हो सकता है. और नॉर्मल वेसल्स का ज़्यादा रप्चर होने की रीज़न होती है सब एरेकेनॉइड हेमरेज या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज. ठीक है, यहाँ पे कोई और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है आपको तो उसकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो सकता है. ठीक है, दूसरा है कि एब नॉर्मल वेजल्स का रप्चर हो जाना. एब नॉर्मल वेजल्स मतलब न्यू वैस्कुलराइजेशन हुई भी. अब न्यू वैस्कुलराइजेशन विट्रस के गिर्द दो एरियाज़ में हो सकती है, कोरोइड में हो सकती है, ठीक है जी, और आपके रेटिना में हो सकती है. ठीक है, रेटिना में न्यू वैस्कुलराइजेशन के क्या कॉजेज़ हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है, सिकल सेल रेटिनोपैथी, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, और इसके अलावा इस्कीमिक ऑक्यूलर सिंड्रोम. ठीक है, ये 6 कॉजेज़ हैं. और जबकि कोरोइड में न्यू वैस्कुलराइजेशन क्यों होती है? एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन में या हाई मायोप्स में हो जाती है. ठीक है, फिर ये हो सकता है कि वेजल्स की इन्फ्लेमेशन हुई हो. ठीक है, वेजल्स की, जो कि ईल्स डिजीज़, ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ केस ऑफ पेरीफ्लेबाइटिस, ठीक है, उसमें हो जाती है. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि रेटिनल वेस्कुलर रेटिनाइटिस हुआ हो. ठीक है, ये रेटिनल वेस्कुलाइटिस हुआ हो, रेटिना की वेजल्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए. ठीक है, ये भी हो सकता है. ईल्स डिजीज़ की डिटेल्स मैं आपको नहीं बता रही. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि रेटिना, ठीक है, या कोरोइड की कोई पैथोलॉजी हो गई है. ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, मतलब वहाँ ब्लीडिंग हुई थी. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो इधर आ गया. जैसे वो कह रहे हैं कि कोई रेटिना में कोई मैक्रोन्यूरिज्म हो गया हो. ठीक है, या फिर कोट्स डिजीज़ हो जाए. कोट्स डिजीज़ में भी यही होता है कि वेजल्स जो हैं, ठीक है, या कैपिलरीज जो होती हैं रेटिना की, वो लीक करती हैं. ठीक है, या कोई ट्यूमर बन गया हो जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा हो या मेलानोमा हो. सो हमने 4 कॉजेज़ पढ़ ली. ठीक है, कि नॉर्मल वेजल्स की लीकेज,
जो कि रेटिनल टीयर में हो सकती है, ट्रॉमा में हो सकती है, ठीक है, सब एरेक्नोइड हेमरेज या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस नॉर्मल वेजल्स रप्चर करके ब्लीडिंग हो सकती है। एबनॉर्मल वेजल्स जो हैं उसमें आ जाता है कोरॉइड और रेटिना की न्यू वैस्कुलराइजेशन, ठीक है, उनकी कॉजेज़ मैंने आपको बता दी। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजल्स एज एन रेटिनल, ठीक है, वेस्कुलाइटिस, ठीक है, यहाँ पे ईल्स डिजीज़ जिसमें पेरीफ्लेबाइटिस होता है। और कोरॉइड और रेटिना, ठीक है, कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कोट्स डिजीज़, ठीक है, रेटिनल मैक्रो एन्यूरिज्म्स है या कोई ट्यूमर है जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा या मेलानोमा, ठीक है। लेकिन इन सारों में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है रेटिनल टीयर, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि रेटिनल टीयर हो जाए और उसकी वजह से ट्रैक्शन फोर्स लगे, ठीक है, और विट्रस की डिटैचमेंट हो और उसके साथ ब्लड वेसल्स रप्चर हो, तो ये कॉमन कॉज है, ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा कॉज ये है कि रेटिना में, ठीक है, न्यू वैस्कुलराइजेशन हो एज एन डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। अच्छा, अब आप एक पेशेंट की किस तरह से असेसमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसकी विजुअल एक्विटी चेक करेंगे, ठीक है, वो हो सकता है कि हैंड मूवमेंट तक हो या हो सकता है कि बस सिर्फ लाइट का इफेक्ट तक हो, ठीक है, वो आपने देखने के कितना कर रहे हैं, या अगर फ्लोटर्स हैं तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत देख भी सकता हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उसकी डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करेंगे, ठीक है, जिससे हम रेड रिफ्लेक्स नोट कर रहे होते हैं। तो रेड रिफ्लेक्स के अंदर कोई हमें क्या आएगा, ब्लैक शेडो नज़र आएगा रेड रिफ्लेक्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ छोटा ब्लैक शेडो नज़र आएगा अगर स्मॉल हेमरेज है, और हो सकता है कि रेड ग्लो बिल्कुल ही एब्सेंट हो, रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट हो, ठीक है, अगर मैसिव हेमरेज है। फिर उसके बाद स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको फ्रेश ब्लड या क्लॉटेड ब्लड, या हो सकता है कि आपको रेड ब्लड सेल्स के डेबरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए, ठीक है। फिर उसके बाद आप बी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन में उसने खुद ही बता दिया कि रेड रिफ्लेक्स तो एब्सेंट है, हमने वैसे ही पढ़ लिया। अच्छा, अब होगा क्या, व्हाट विल बी द फेट, ठीक है, व्हाट विल बी द फेट ऑफ अ विट्रस हेमरेज, वो मैं आपको फिर से पेज पे लिख के दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले वेट करें, ठीक है, 3 मंथ्स में, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 to 8 वीक्स में खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड विट्रस क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हो जाए, ठीक है, ऑफ द हेमरेज, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन में फाइबर्स आते हैं, ठीक है। सो फिर उसकी वजह से आपकी येलोइश वाइट डेबरी बन जाती है अंदर, मतलब वो विट्रस उस तरह से क्लियर नहीं हो पाता, डेबरी रह जाती है, ठीक है, येलोइश वाइट डेबरी रह जाती है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ना, अगर रेड सेल्स आपके ट्रबैकुलेट एरिया के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो उसकी वजह से गोस्ट सेल ग्लूकोमा हो जाता है, और गोस्ट सेल ग्लूकोमा का चांस अगर एक पर्सन है तो उसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, इसका चांस, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो आयरन डिपोजिशन है, ठीक है, उसकी वजह से हीमोसिड्रोसिस बल्बाई हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर रेटिनोपैथी है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, और विट्रस के अंदर अभी भी न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है और रेटिना के अंदर भी न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है, तो उसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या कि हो सकता है खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो, येलोइश वाइटिश डेबरी बन जाएंगे, गोस्ट सेल ग्लूकोमा हो, हीमोसिड्रोसिस बल्बा और रेटिनल डिटैचमेंट। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में आप आईओपी भी चेक कर लें, क्योंकि मैंने कहा ना कि गोस्ट सेल ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, बी स्कैन का क्या मकसद था, बी स्कैन का मकसद ये है कि हम कोई रेटिनल डिटैचमेंट हुई है या नहीं हुई, ठीक है, उसका जो रिस्क है, ठीक है, उसको हम देख सकें। कॉम्प्लिकेशंस में वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है ना, हीमोसिड्रोसिस की वजह से, जो हमने आपको बताया हीमोसिड्रोसिस बल्बा है, उसकी वजह से रेटिनल एट्रोफी हो सकती है, जो फाइब्रस टिश्यू बैंड्स हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू वैस्कुलराइजेशन, उसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट, प्रोफाउंड विजुअल लॉस हो सकता है कि वैसे तो ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक हो जाती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इट मे बिकम इरिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें आपने जब भी आँख के अंदर ब्लड इकट्ठा हो, हाई फीमा हो, ठीक है, विट्रस हेमरेज हो, तो हमेशा बेड रेस्ट होती है, और वो भी एलिवेटेड हेड रेस्ट के साथ, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से आँख के नीचे नीचे रहे, पूरी आँख में मत फैले, ठीक है। सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में यही होता है कि आप बेड रेस्ट करें, एलिवेशन ऑफ द हेड, ठीक है, और बायलैटरल आई पैचिंग कर देते हैं।
द आइज़ आर बैंडेज सो दैट देर इज़ मिनिमम डिस्पर्शन ऑफ ब्लड इन द विट्रस, ठीक है, वो ब्लड एक जगह स्टैटिक रहेगा, इस तरह वाली चीज़. दिस अलाउ ब्लड टू सेटल डाउन, ठीक है, एंड सॉरी इट हेल्प्स इन लोकेटिंग, ठीक है, होल्स, टीयर्स और फ्लिबाइटिस, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली आप इंट्राविट्रल एंटी वेजिफ एजेंट्स देंगे जो कि बेसिकली उस न्यू वेस्कुलराइजेशन को भी रिजॉल्व करेंगे और विट्रस हेमरेज को भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है. फिर आपने देखना है इस दौरान एक डॉक्टर ने देखना है कि भाई अंडरलाइंग कॉज क्या था. वॉज इट अ रेटिनल टीयर, वॉज इट डायबिटिक रेटिनोपैथी, वॉज इट मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वॉज इट सब एरिकनोइड हेमरेज, ठीक है. तो आपने कॉज रूल आउट करनी है. और फिर इसका जो परफेक्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो है PPV विच इज़ पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, ठीक है. लेकिन ये आप फ़ौरन नहीं कर सकते, ये आप कब करते हैं 3 to 6 मंथ्स, क्योंकि मैंने कहा कि 3 मंथ्स में वैसे ही रेजोल्यूशन हो जाती है, ठीक है. अगर रेजोल्यूशन नहीं हुई एंड इट इज़ प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस, तो फिर आप कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, वही थी गोस्ट सेल ग्लूकोमा अगर हो रहा है, ठीक है, या आयरिस की भी न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है जिसको आयराइटिस कहते हैं शायद, रूबियोसिस आयरिडिस, ठीक है, ये इसको कहते हैं. तो आयरिस की न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है तो फिर आप PPV करें. इट इज़ डन आफ्टर 3 to 6 मंथ्स इफ़ नो विजुअल इंप्रूवमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है. एंड विजन इज़ रिड्यूस टू ओनली परसेप्शन ऑफ लाइट और हैंड मूवमेंट्स, ठीक है. विजुअल एक्विटी खास तौर पर, येस, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज़ कि आपकी विजुअल एक्विटी बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट कर रही है, ठीक है. इसके अलावा फोटो कोगुलेशन की जा सकती है अगर न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, ठीक है. प्रोग्नोसिस क्या है कि अगर स्मॉल हेमरेजेस हैं वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन लार्ज और रिकरेंट हेमरेजेस की वजह से रेटिना के मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं, परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है, ठीक है, वो सारी बातें. यहीं से हम याद कर लेते हैं कि PPV की क्या इंडिकेशंस हैं, ठीक है. ये जो आपके पास ठीक है पार्स प्लेना विट्रेक्टमी है, ठीक है, इसकी टेक्निक तो हम देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे इसकी इंडिकेशन क्या है, हम कब करते हैं, ठीक है. तो अगर विट्रस हेमरेज हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, ठीक है. इसके अलावा विट्रस हेमरेज से रिलेटेड चीज़ें ही आप सोचते रहें, ठीक है. विट्रस हेमरेज किस वजह से हो सकता है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी की वजह से होता है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ईल्स डिजीज़ हो गया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो गया, ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है. अच्छा, और इसकी वजह से विट्रस हेमरेज की वजह से एक और कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है. तो कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट में भी हम करते हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम हाईलाइट करते रहते हैं. मैंने आपको बताया कि हेमरेज में करते हैं, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट में करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट में करते हैं, ठीक है. और एक मैंने आपको बताया कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथीज़ में करते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी. अब इसके अलावा आपके जो है ना विट्रस के अंदर कुछ सब्सटेंसेस चले जाएं तब करते हैं. जैसे कि अगर सपोज़ आपका ड्रॉप्ड न्यूक्लियस चला जाए, यानी एक हो, मतलब या लेंस का न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉप हो जाए इन द विट्रस, ठीक है. विट्रस के अंदर कोई इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी चली जाए, ठीक है. इफ़ देर इज़ अ फॉरेन बॉडी, ठीक है ना, वही बता रहे कि अगर लेंस चला जाए या कोई इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी चली जाए और वो नॉन मैग्नेटिक हो तो उसमें भी हम लोग कर लेते होते हैं. फिर इसके अलावा एंडोफ्थल्माइटिस हो, ठीक है, विद द विट्रस एब्सेस, ठीक है, मतलब एंडोफ्थल्माइटिस और विट्रस में भी एब्सेस हो, ठीक है. यहाँ पर विट्रस के अंदर कोई मेम्ब्रेन्स आ चुकी हों, ठीक है, विट्रस के अंदर कोई मेम्ब्रेन्स या बैंड्स बन गए हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि विट्रस के अंदर मेम्ब्रेन्स या बैंड्स बन गए हों, ठीक है. और एक और कंडीशन है दैट इज़ परसिस्टेंट, ठीक है, हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, जिसमें क्या होता है कि जो हाइलाइट आर्टरी होती है वो रिग्रेस नहीं कर पाती, ठीक है. सो दैट इज़ बेसिकली फेलियर ऑफ द प्राइमरी विट्रस स्ट्रक्चर, ठीक है, कंबाइंड विद हाइपरप्लेजिया टू रिग्रेस द वैस्कुलर नेटवर्क आफ्टर बर्थ. सो एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या था. विट्रस हेमरेज इटसेल्फ, ठीक है, विट्रस हेमरेज की कॉजेज़ में क्या था, रेटिनोपैथीज़ थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ था, ईल्स डिजीज़ था, ठीक है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी था. इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी, दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट. सो ये 3 पॉइंट्स तो हमारे इंक्लूडेड हैं ही PPV की इंडिकेशन में. इसके अलावा विट्रस के अंदर कोई इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी चली जाए या विट्रस के अंदर कोई बैंड्स और मेम्ब्रेन्स बन जाएँ या फिर विट्रस के अंदर न्यूक्लियस ड्रॉप हो जाए या सबलक्सेट हो जाए, वो आ जाता है, ठीक है. इसके अलावा एक कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड एंडोफ्थल्माइटिस और एक और कंडीशन है दैट इज़ बेसिकली परसिस्टेंट प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक विट्रस, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी हाइलाइट आर्टरी फेल्स टू रिग्रेस आफ्टर बर्थ. ठीक हो गया.